ये आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस, क्लास 9 केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो उसमें उसके अंदर 3.1, इसके अंदर पेज नंबर 33, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि एटम्स को क्या ज़रूरत पेश आती है कि केमिकल बॉन्ड जो है वो बनाएं। लेकिन उससे भी पहले असल में सवाल होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। चलें, अब ये बुक वाले ने जिस तरतीब से पढ़ा रहा है उसी तरतीब से हम भी पढ़ लेते हैं। बॉन्ड का वैसे मतलब आप ज़हन में रखें कि एक फ़ोर्स है जो एटम्स के दरमियान है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स की आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिसे न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं, वीक भी होती हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी होती हैं, और एक और फोर्स है ग्रेविटी। टोटल दुनिया में 4 किस्म की फोर्सेस हैं। कौन कौन सी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी। और ये जो केमिकल बॉन्ड है, ये याद रखें कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स होती है। और ये इसकी सादा लफ्ज़ों में जिसे हम कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स। सो ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड का मतलब ही जोड़ना होता है। तो अब ये सवाल, पहला सवाल, इससे पहले ही ये सवाल है कि बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसको हम पढ़ते हैं। एटम्स हैव ए टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान, यानी उनकी आदत है, उनको उनका मेलान है तबीयत का, उनकी जो है वो ऐसा करते हैं टू डिक्रीज़ देयर एनर्जी। एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एटम्स की नहीं है, ये हर चीज़ की है। आप देखें, पानी जो है वो ख़ुद ब खुद बहता है ऊंचाई से नीचे की तरफ। कोई चीज़ ऊपर पड़ी है, वो जब उसे मौका मिलेगा वो नीचे गिर जाएगी। तो ऊपर जब पड़ी है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जब वो नीचे गिरेगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। पानी भी जो ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जा रहा है। एटम्स भी इसी तरह से अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं। दे डू दिस बाई कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। और ये दूसरे एटम्स के साथ मिलने से, बॉन्ड बनाने से कम हो जाती है। इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिनन। ये कुदरती तौर पर ऐसा होता है। ये फिनोमिनन याद है ना, पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था। फिनोमिना कोई भी चीज़, कोई काम जो हमारे इर्द गिर्द कुदरत में हो रहा है उसे फिनोमिना कहते हैं। मसलन धूप ही निकली हुई है, ये भी एक फिनोमिना है। बारिश हो रही है, ये एक फिनोमिना है। बादल आए हुए हैं, छाँव आ गई है, वो भी एक फिनोमिना है। पौधे जो हैं वो अपनी खुराक बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, दैट इज़ ए फिनोमिना। कोई भी जो काम हो रहा है वो फिनोमिना है। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है बॉन्ड बनाना, बिकॉज इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। एटम्स जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। याद रखिए, लो एनर्जी हमेशा स्टेबल स्टेट को कहते हैं, और हाई एनर्जी जो होती है स्टेट, वो अनस्टेबल होती है। इसकी मिसाल है, आप दौड़ सकते हैं, उसमें आप हाई एनर्जी में होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं कायम रहती। आप खड़े रह सकते हैं, लेकिन आप बैठे हुए इंसान की निस्बत ज़्यादा देर नहीं खड़े नहीं हो सकते। और जो लेटा हुआ शख्स है वो बैठे हुए की निस्बत ज़्यादा देर तक लेट सकता है। तो ये स्टेबिलिटी का एनर्जी के साथ ताल्लुक़ है। जिस चीज़ की एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। हाउ डू एटम्स सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। एटम्स किस तरह से अपने एनर्जी को कम करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। द अर्ली केमिस्ट हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस ए लॉन्ग टाइम एगो। जो केमिस्ट्री के माहिरीन थे वो शुरू से ही इस बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। दे फाइनली सक्सीडेड टू गेट एन आंसर ओनली व्हेन द नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन वर डिस्कवर्ड। जब ये नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, जिनके हमने पहले शायद बात की होगी कि इनके जो शेल हैं वो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट से मुराद ये है कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। लेकिन इनके जो हैं, पहले जो हीलियम के सिवा बाकी सब गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि ये स्टेबल क्यों हैं कि इनके बाहर वाले शेल में या 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं,
और ये दूसरे एटमों के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, तो इसका मतलब ये स्टेबल हैं। अगर स्टेबल ना होते तो बॉन्ड बनाते। तो अलबत्ता हायर क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे कि क्रिप्टॉन और जीनॉन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी ख़ास हालात में ये भी बॉन्ड बना लेते हैं वैसे, लेकिन ये अलग-अलग भी यानी अनकम्बाइंड फॉर्म में एलिमेंट, प्योर एलिमेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हीलियम के 2 ही होते हैं चूँकि, तो पहले शेल में वो स्टेबल हो गया। While all other noble gases have 8 electrons in their outermost shell, बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल में। We also know about these gases that neither their atoms combine with themselves nor with the other atoms. यानी ये आपस में भी बॉन्ड नहीं बनाते और ना ही किसी और एटमों के साथ मिलकर बनाते हैं, सिवाय मैंने आपको बताया क्रिप्टॉन और जीनॉन के, वो भी ख़ास हालात में बनाते हैं। This gives rise and 8 electrons in the outer shell of the rest of the. It was suggested that these gases were stable due to the presence of 2 electrons in helium and 8 electron. एक मिनट, मेरा ख्याल है मैं कुछ लाइनें छोड़ गया हूँ, दोबारा से पढ़ लेते हैं। We also know about these gases that neither of these atoms combine with themselves nor with other atoms. ना ही ये आपस में मिलते हैं ना ही दूसरे एटमों के साथ। द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस लैक ऑफ रिएक्टिविटी वाज देयर स्टेबिलिटी, यानी ये स्टेबल हैं, ये नॉन रिएक्टिव हैं। It was suggested that these gases were stable due to the presence of 2 electrons in helium and 8 electrons in the outermost shell of the rest of the gases. This gave rise to a principle that having 2 electrons for hydrogen and helium, which have only the first shell, or 8 electrons in the outermost shell, meant stability and hence unreactivity as well. This principle was named as डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। अब हाइड्रोजन में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन है, तो वो पहले शेल में ही आ जाएगा। ये दूसरे चैप्टर में हम बात समझ चुके हैं अच्छी तरह से। और हीलियम में भी इसी तरह है कि 2 इलेक्ट्रॉन या और 2 प्रोटॉन होते हैं, तो पहले शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। बाकी भी जो हैं एलिमेंट, उनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन रखना है आउटर मोस्ट शेल में, इसको डुप्लेट और ऑक्टेट रूल कहते हैं। डुप्लेट निकला है 2 से और ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टेट रूल। द डिस्कवरी ऑफ डुप्लेट और ऑक्टेट रूल वाज फॉलोड। ये रूल क्या है? रूल ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हों किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या 8 हों तो वो स्टेबल होगा। और जो कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट्स, दूसरे एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाते हैं, उनके भी जब बॉन्ड बनाने के बाद उनके, अगर हम आगे मिसालें आएंगी देखेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर पहले 2 या 8 नहीं थे तो फिर हो जाते हैं, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ डुप्लेट और ऑक्टेट रूल वाज फॉलोड बाय अनदर सिमिलर सजेशन दैट atoms form bonds because they would like to lower their energy by completing their duplet or octet. ये मैं बात बता चुका हूँ आपको कि जब वो एटम जिनके ऑक्टेट और डुप्लेट नहीं होते, यानी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो बॉन्ड बनाने से अपने इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 या 8 कर लेते हैं। For example, for sodium atom, it is easy to lose 1 electron and stabilize itself than to gain 7 electrons. अब देखिए सोडियम की उसने मिसाल दी है, सोडियम के टोटल एटॉमिक नंबर उसका है 11, यानी इसका मतलब उसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है। अब जो इसके ऑर्बिट्स में है इलेक्ट्रॉन, दो पहले शेल में होंगे, 8 दूसरे में और 1 बचा वो तीसरे शेल में आया। अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास ऑप्शन है या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तब भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, या वो एक जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको भी दे दे, तो नीचे वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये तीसरी वाली जो ऑप्शन है वो उसको ले लेता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो हैं उनकी याद रखें एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, लेने की नहीं होती। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की खासियत रखती हैं,
और जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन देने की खासियत होती है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने दूसरे शेल का ऑक्टेट अपना वो पूरा कर लेती है। इन द सेम वे इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल, नहीं यहाँ से, सोडियम एटम देयर फोर अडॉप्ट का मतलब इख्तियार करना, द एनर्जेटिकली ईजियर पाथ, जो सबसे आसान तरीका है तवानाई के एनर्जी के हिसाब से वो इख्तियार करता है, एंड लूजेज़ इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए बॉन्ड, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है यानी दे देता है और बॉन्ड बन जाता है। किसके साथ बनता है वो आगे मिसाल आएगी। इन द सेम वे इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू लूज़ वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन भी जो है इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, अगर वो दे देगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। सोडियम भी जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर भी +1 चार्ज आ जाता है और गेन 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन में खसूसियत ये है कि वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। जब वो लेगा टू बिकम हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन इसको तब कहते हैं जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, H नेगेटिव। इन द लेटर केस, लेटर का मतलब बाद वाले केस में, इट कम्प्लीट्स इट्स डुप्लेट, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। ये लेटर के आप देखें स्पेलिंग डबल टी है और एक सिंगल टी वाला लेटर भी होता है, इनमें क्या फ़र्क है क्या आपको पता है? ये इंग्लिश का वर्ड है तो इसका पता होना चाहिए। LATER लेटर का मतलब होता है बाद के ज़माने का, और TER में होता है कि जो इसकी बात बाद में की है, यानी पोजीशन के हिसाब से बाद वाला। तो जिसकी हाइड्राइड आयन की बात बाद में की है तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अब ये पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर मेरा ख्याल है अगला चैप्टर होगा पीरियोडिक टेबल का। तो आप ये देखेंगे कि जो पहला ग्रुप होता है ना उसमें है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये अल्कली मेटल्स का ग्रुप होता है, और मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, रेडियम, ये सारे क्या हैं, स्ट्रोंशियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल आर देयर फोर एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि वो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत है। मेटल्स वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं लेकिन उनके अंदर भी किस्में हैं, कुछ बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देती हैं, कुछ ज़रा दरमियाने जो है वो जोश से देती हैं, कुछ बिल्कुल ही जो है नहीं देती। तो ये जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये पहला और दूसरा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, और ये बहुत ही तेज़ी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, विच विल फॉर्म बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो ये उसके साथ मिलके, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ अल्कली मेटल की मिसाल अभी हमने ऊपर पढ़ी है सोडियम। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको देगा? क्लोरीन को देगा। क्लोरीन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा, क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन। और उधर क्या बना था? सोडियम आयन, सोडियम Na+, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे? सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने का नमक है, हम खाते हैं। ये नेचुरली नेचर में अल्लाह ताला ने करोड़ों सालों से बना के तो रखा हुआ है हमारे लिए। इसी तरह ऑक्सीजन के रिएक्शन भी इसी तरह ही होंगे। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत रखती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो दूसरी अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अल्कलाइन अर्थ मेटल में है कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन सकता है। ऑल्दो इन द बिगिनिंग ऑक्टेट रूल प्लेड एक सिग्निफिकेंट रोल। शुरू के ज़माने में जब ये डिस्कवर हुआ तो समझा गया कि शायद यही ऑक्टेट रूल ही है जिसकी बिना पर तमाम एटम जो हैं वो रिएक्शन करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब इसकी कोई बड़ी अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, ऐसा नहीं है। इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ए केमिकल बॉन्ड येट फर्दर इन्वेस्टिगेशन फाउंड इट टू बी लेस इंपॉर्टेंट। पता चला कि बहुत सारे एटम हैं जो इसको फॉलो नहीं भी करते लेकिन वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड्स की बेशुमार, केमिकल बॉन्डिंग तो एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बुक्स की लिखी हुई हैं। इवन जो है
बड़े ही हैरत अंगेज़ किस्म के बॉन्ड भी बनते हैं एटमों के दरमियान। तो साबित हुआ कि ऑक्टेट रूल जो है वो कोई रूल को नहीं इसको कहना चाहिए, बल्कि ये शुरू में डिस्कवर हुआ तो उस वक्त इसकी अहमियत थी। बाद में पता चला कि ये सारे एटम इस ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक हो गया जी। आज ये या थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं केमिकल बॉन्ड और इसकी टाइप्स, फिर वहाँ से शुरू करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा ही पढ़ा जी। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड ये अब डेफिनेशन आ गई। इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between atoms which holds them together in the form of a molecule or a compound। तो ये डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के दरमियान जो उन्हें मॉलिक्यूल की शक्ल में एक कंपाउंड के अंदर जोड़ कर रखती है। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अप्रोच ईच अदर, जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, तो दो इम्कानात हैं। दे में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, या वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे या वो एक दूसरे से परे जाएंगे, धकेले जाएंगे। इफ़ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब अगर अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं, जीत जाती हैं, द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, दफ़ा करने की, दूर करने की ताकतों के मुकाबले में, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोअर्ड, एनर्जी कम हो जाएगी। और एनर्जी कम होना हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, इसका मतलब होता है चीज़ स्टेबल हो गई है। एंड एज ए रिज़ल्ट द टू एटम्स विल रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। कन्वर्सली, कन्वर्सली का मतलब होता है इसके अपोजिट, इसके मुतज़ाद। द टू एटम्स सिंपली मूव अवे फ्राम ईच अदर, अगर रिपल्शन की फोर्सेस ज़्यादा हो गई हैं तो वो एक दूसरे से परे हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है? Important information: the arrangement of electrons around the nucleus of an atom in shells and subshells is called electronic configuration। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किसी एटम की देखनी हो कि उसके इलेक्ट्रॉन पहले शेल में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, और इसी तरह सब शेल अगर देखना है तो सब शेल में किस तरह इलेक्ट्रॉन किस तरतीब से हैं, तो ये सारी जो तरतीब है न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहलाती है। उसके बाद इस चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं जी, वो आप 3 किस्म के बॉन्ड पढ़ेंगे: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टॉपिक आयनिक बॉन्ड के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। ये 3 किस्में हैं, इनमें क्या फ़र्क है और इसकी एग्जांपल क्या है, ये फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।